So a very good afternoon everyone. Today we are going to start with a new chapter which is talking about Indian Union Budget. आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बताओ? Indian Union Budget. Okay. So guys, settle down very quickly so that I can start off with the class. Take good care of yourself, Rishabh. You'll be very fine very soon. Okay. चलो. You can sit at the back. मुझे लग रहा है आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहोगे. ओके, प्लीज चेंज योर प्लेस. नो एक्चुअली यू नो इट इज गोइंग टू फॉल फॉरवर्ड. आप नहीं कंफर्टेबल रह पाओगे, लिखने में भी दिक्कत होगा आपको. यू कैन सिट देयर ना. शिफ्ट इनसाइड गाइस, शिफ्ट इनसाइड. शिफ्ट हो जाओ, वहां बैठो. गो बैक वेरी क्विकली, गो बैक. तुम लोग तो ठीक से ही बैठा हुआ है, बट वो चेयर का मुझे डर लग रहा है. आई डोंट वॉन्ट एनी मिसहैप हियर. यू नो, चेयर वगैरह गिर जाएगा आपके हैंड्स वगैरह पे, इट विल हर्ट यू. यस, थैंक यू. चलो, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इंडियन यूनियन बजट. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बताओ? इंडियन यूनियन बजट. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है इसको करने में. ध्यान से सुनना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज अ बजट? बजट होता क्या है? क्या कभी आपने बजट सेरेमनी देखा है? बजट स्पीच देखा है? एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस दिस बजट ना. एक बजटरी स्पीच आता है. लोग सुबह से मतलब पागल हो जाते, वेट करते कब बजट आएगा, कब बजट आएगा. बजट का स्पीच सुनना है. इट इज गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. यस, 1st of February. समझ में आ रहा है? इनिशियली इट वाज अ टाइम कि मार्च में यानी फरवरी एंड में द बजट यूज्ड टू गॉट इंट्रोड्यूस, बट द टाइमिंग हैज गॉट शिफ्टेड. अभी 11 बजे सुबह सुबह पहला दिन फरवरी का बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है. बजट स्पीच अनाउंस किया जाता है. कौन अनाउंस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. अभी लेटेस्ट आपने बजट स्पीच देखा होगा. किसने दिया था लेटेस्ट बजट स्पीच? निर्मला सीतारमन. वेरी गुड. हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और जनरली क्या ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं? एब्सोल्युटली यस. आपको पता है, मैट अभी बंद कर दो, जब मैं मार्क करवाऊंगी तब खोलना, नहीं तो तुम लोग को इतना मतलब खलबली हो जाता ना, खाली मैट ही देखते रहते हो, मैट ही देखते रहते हो. बंद करो आराम से, चिलैक्स. ठीक है, जस्ट चिल, बंद कर दो. अभी ध्यान से सुनना. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? विच फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बजट? नॉट डॉक्टर ही सिंह, मनमोहन सिंह. नो. आपको पता होना चाहिए, ये सब करंट अफेयर्स में भी आ सकता है. बताओ, एनी गेसेस? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ही ऑब्वियसली करेगा, बट कौन? मोरारजी देसाई. इट वॉज मोरारजी देसाई. वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज करंट अफेयर. मोरारजी देसाई 10 बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया. 10 बार. सोच सकते हो कितनी बार प्रेजेंट किया? 10 बार. ठीक है. आपको पता है बजट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया किसने? कब इंट्रोड्यूस हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम, जब हमारा इंडिया किसके क्लचेस के अंडर था? ब्रिटिशर्स के. जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं चल रहा था. So the budget concept got introduced in the year 1860. 1860. समझ में? कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1860. जब किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का. इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, आजादी नहीं मिला था. आजादी तो कब मिला भाई? 19, हाँ उसमें भी सोचने का टाइम लगता है क्या? 1947. 19 बोल के रुक गई, सोच रही है. 1947. और कुछ बच्चे तो बोले ही नहीं. 1947. तो इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट कब प्रेजेंट हुआ था वो हम लोग बाद में करेंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया का बजट का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1860, जब क्वीन विक्टोरिया का राज्य चलता था. क्वीन विक्टोरिया पता है ना आपको? ठीक है. तो उस समय जो है बजट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1860, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम. और सबसे पहला बजट कब प्रेजेंट हुआ था इंडिया का? वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही था. जब? इन द ईयर 1869. ऑल दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 1860 में सबसे पहले बजट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय रूल चल रहा था. और सबसे पहला बजट, इंडियन बजट कब प्रेजेंट हुआ था? 9 साल बाद, 1869. 1869 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा ही ना. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1869. जेम्स विल्सन हैज इंट्रोड्यूस्ड इट. किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स विल्सन. किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स विल्सन. 2 डेट याद हुआ? बताओ क्या क्या बोला मैंने? 1860,
1860 में बजट का कॉन्सेप्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल and the first budget of India was presented in which year? 1869 by James Wilson. याद रहेगा ये सब. और आपको पता है पहले जब बजट इंट्रोड्यूस होता था ना खाली एक लैंग्वेज में होता था. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन वन लैंग्वेज. लेकिन लेटर ऑन इसको हम लोगों ने चेंज किया होगा ऑब्वियसली जब इंडिया को आजादी मिला. पहले ब्रिटिशर्स का राज चलता था तो इंग्लिश में ही प्रिंट होगा. फिर लेटर ऑन इट गॉट चेंज और अभी 2 लैंग्वेज में प्रिंट होता है बजट का फॉर्मेट. किसमें बताओ? हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी एंड इंग्लिश. पहले बजट शाम को प्रेजेंट हुआ करता था. अभी आपने बोला ना सुबह 11 बजे हमें सुनाई देता है. पहले शाम के 5 बजे प्रेजेंट हुआ करता था. कितने बजे? 5 PM. बट नाउ इट इज व्हाट? 11 AM इन द मॉर्निंग. पहले मैंने क्या बोला? बजट कब प्रेजेंट होता था? और क्या बोला? मार्च में यानी फरवरी एंड में. अभी कब प्रेजेंट होता है? फरवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी. याद रहेगा ये सब. अब इसके बाद ध्यान से सुनना. इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट हुआ होगा? 1947. इंडिया को आजादी कब मिला? 1947. इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट भी कब प्रेजेंट हुआ? 1947. बाय हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम? डॉक्टर शनमुखन शेट्टी. क्या नाम है बताओ? डॉक्टर शनमुखन शेट्टी. याद रहेगा सब. इतना सारा नाम याद करवा दिया. जेम्स विल्सन, फिर उसके बाद एलिजाबेथ थी उस समय, नॉट क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ. और फिर उसके बाद क्या बोला मैंने आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी. और क्या बोला? विल्सन, जेम्स विल्सन, मोरारजी देसाई. और अभी क्या बोला? डॉक्टर शनमुखन शेट्टी. ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इससे एक क्वेश्चन 100% देखना रहेगा ही एग्जाम में. याद हुआ सब? वापस एक बार बताओ स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. अच्छा मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछते जा रही हूं, आप मुझे बताते जाओ. फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई डैश. बताओ. यस है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया शनमुखन शेट्टी. ठीक है. अच्छा ब्रह्मास्त्र मूवी किसका था? मतलब हीरो कौन था उसमें? हीरो कौन था उसमें? उसका इनिशियल्स बोलो. रणबीर कपूर का आरके. अच्छा इसका पूरा नाम क्या? आरके शनमुखन शेट्टी. याद रहेगा. आरके शनमुखन शेट्टी. आरके शनमुखन शेट्टी. वो रणबीर कपूर नहीं हो सकता, पुनर्जन्म होगा क्या पता. ठीक है. आरके शनमुखन शेट्टी. याद रहेगा. फिर उसके बाद मैंने आपको बोला अभी बजट कितने लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है? 2. वो 2 लैंग्वेज क्या क्या? हिंदी और इंग्लिश. उसके पहले तक खाली एक लैंग्वेज में प्रिंट होता था. क्या? कब तक? टिल द ईयर 1955. टिल द ईयर 1955. लेकिन उसके बाद कितना लैंग्वेज में प्रिंट होने लग गया? 2. हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडियन बजट? इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बोले, बस बोले फर्स्ट इंडियन बजट. तब क्या बोलोगे? जेम्स विल्सन. इन विच ईयर? क्या बोल रहे हो? 1869 है ना. और बजट का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1860. किसने इंट्रोड्यूस किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में इंट्रोड्यूस हुआ. पहले कितनी बजे प्रेजेंट होता था? अभी कितने बजे प्रेजेंट होता है? 11 बजे. पहले कब होता था? फरवरी एंड. अभी कब होता है? फरवरी बिगिनिंग. सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बजट किसने प्रेजेंट किया? मोरारजी देसाई. कितने नंबर ऑफ बजट उन्होंने प्रेजेंट किया? और एक बार मार्किंग कर लो वेरी क्विकली. टेक आउट योर मैट, लेट अस डू द मार्किंग. पेज नंबर 476. यस, कम टू पेज नंबर 476 वेरी क्विकली. कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने बजट ही नहीं प्रेजेंट किया. एक तो बंदा था 10-10 बजट प्रेजेंट करके बैठा था. और कुछ 2 बंदे ऐसे भी थे, 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट ही नहीं किया. केसी नियोगी. एक कौन थे? केसी नियोगी. तो अभी हम लोग मार्क करेंगे किस 2 जन ने प्रेजेंट नहीं किया. एक केसी नियोगी थे और एक थे HN बहुगुणा. हम लोग बोलते हैं ना बहुलाभ हुआ है. ठीक है. तो लाभ मतलब गुना, तो बहुगुणा याद रख लेना. HN बहुगुणा. ठीक है. हाँ नाम है, याद रहेगा आपको. HN बहुगुणा याद रहेगा. या बहू ने क्या गुना किया है भाई? आपकी बहू ने क्या गुना किया है? ठीक है. हिंदी में बोलते हैं ना ब्राइड को बहू, बोलते हैं ना बहुगुणा. तो कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो. HN बहुगुणा. और केसी दास नहीं है, केसी नियोगी है. केसी दास का मिठाई खाते हो ना, कलकत्ता में बहुत फेमस है रसगुल्ला. वो बच्ची सोच रही है क्या बात कर रही है. केसी दास इसको नहीं पता होगा ना. कहां से हो आप? यूपी से हो. केसी दास के बारे में सुना है? कलकत्ता में आए हो और केसी दास का रसगुल्ला नहीं खाया? खा कर आना, बहुत टेस्टी है, फेमस है. ठीक है.
बट ये केसी दास नहीं है, ये क्या है, केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी। उसका राधा वल्लभी और उसका रसगुल्ला बहुत फेमस है, जगह जगह उसके आउटलेट्स है केसी दास के, ठीक है। चलो मार्क करो इसको। सबसे पहला पॉइंट वाइज मार्क करो। फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन February 18, 1869। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यस 1869 मैंने आपको याद करवाया, और एग्जैक्ट डेट भी याद करना होगा, 18 फरवरी, 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी, 18th of February। कुछ आता है क्या उस दिन 18th of February को, किसी का बर्थडे वगैरह? ठीक, फरवरी में वैलेंटाइंस डे तो आता है 14 फरवरी, ठीक है, हाँ तब तो तुम लोगों को याद हो जाएगा। 4 दिन बाद जो है बजट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडियन बजट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने बोला था 1860, एंड द एग्जैक्ट डेट इज 7th of April 1860 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट नंबर 2 मार्क करो, पॉइंट नंबर 2 याद रहेगा। 7th of April, अप्रैल और भी बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, एंटरप्रेन्योरशिप में किया था। 5th of April वाज वन डेट, किसका डेट था 5th of April बताओ? मेरा बर्थडे था, वो याद है तुमको, लेकिन डेट याद नहीं है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया किसका था? तो इतना डर के क्यों बोल रही हो, कॉन्फिडेंट रहो। लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे बताइए। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मार्क कर लिया। अभी 2 डेट याद रहेगा, 18 और 7th, 18 फरवरी और 7th अप्रैल, ठीक है। 18 फरवरी तो तुम भूलोगे नहीं, मुझे पता है, वैलेंटाइंस डे मैम ने बोला 14 को आया, 4 दिन बाद हम लोग चले गए बजट प्रेजेंट करने, ठीक है। वैसे ही मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद चले गए इंट्रोड्यूस करने कॉन्सेप्ट, ठीक है, 7th of April। अब ध्यान से सुनना, अरे मेरा बर्थडे आता है 5th of April, अगर आपने बोला क्लास मिस किया होगा, वो बच्ची फिर सोच रही है ये 5th अप्रैल क्या होता है, 2 दिन बाद कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया इंडिपेंडेंट इंडिया का? क्या बोला था मैंने? आरके, रणबीर कपूर नहीं है ये, ठीक है, आरके सनमुखन शेट्टी ऑन 26th of November 1947। इंडिया को आजादी कब मिला था? 1947, और बजट भी कब प्रेजेंट हुआ? 1947, एग्जैक्ट डेट 26th of November। वेरी गुड, योर बर्थडे, ठीक है, तुमको तो याद हो जाएगा। और तुम्हारा भी बर्थडे आता है? अच्छा ठीक है, 26th of November 1947। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, बजट खाली किस में प्रिंट होता था? इंग्लिश लैंग्वेज ना, लेकिन फिर 1955 के बाद से मैंने क्या बोला, 2 लैंग्वेज में प्रिंट होने लग गया, हिंदी एंड इंग्लिश। दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। इंडिया में मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी तो होना ही चाहिए ना, समझ में आ रहा है? हम लोग किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर, तो उन लोग तो क्या बोलेगा, अंग्रेजी शासन चलाएगा ना, तो दैट इज व्हाई इट वाज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश। बट अभी बोला नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जब हमारे क्लचेस में हमारा पावर आ गया, ठीक है। फिर पहले क्या बोला था, बजट कितना बजे प्रेजेंट होता था? 5 बजे। पॉइंट नंबर 5 मार्क करो। नेक्स्ट, लेकिन अभी कितना बजे होता है? 11 बजे। तो लिखो 5 PM के ऊपर बिफोर, और 11 AM के नीचे लिखो नाउ, तो याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, बिफोर एंड नाउ। फिर इसके बाद अभी बजट कब प्रेजेंट होता है? फर्स्ट डे ऑफ February, मार्क करो, पॉइंट नंबर 6। और बिफोर में क्या मार्क करोगे? लास्ट वर्किंग डे, बिफोर, लास्ट वर्किंग डे ऑफ February बिफोर, है ना। और 2 ऐसे भी फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट ही नहीं किया। कौन कौन थे वो? केसी नियोगी एंड बहुगुणा। बहुगुणा तो आपको याद हो ही गया, HN बहुगुणा, केसी नियोगी एंड HN बहुगुणा विद द 2 फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7 मार्क इट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने प्रेजेंट किया था? मोरारजी देसाई। कितने बजट प्रेजेंट किए? 10। पॉइंट नंबर 8 मार्क करो। हाँ, बट ऐसा नहीं होता कि हर साल बजट आना ही है, ठीक है। इनफैक्ट एक साल में 2 बजट भी आ सकता है। ये कब होगा आप जानते हो? बताओ। जिस साल इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट चेंजेस, न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर, और वो जो न्यू गवर्नमेंट आएगा 4-5 महीना जितने भी बचे हैं, 2 से 4 महीना, वो 2 से 4 महीना के लिए नया बजट बनाएगा, समझ में? तो ऐसा भी होता है कि एक साल में 2 बजट बनेगा। ये तभी होता है जब उस साल क्या हुआ है, न्यू गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड, इलेक्शन हैज बीन डन, कंडक्टेड, ओके। फिर अब मार्क करना, आपको पता है पहले रेलवे बजट अलग बनता था, लेकिन अभी क्या हो गया, रेल बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द यूनियन बजट फ्रॉम द ईयर 2017। पहले रेलवे बजट अलग होता था, फाइनेंस बजट अलग होता था, बट अभी 2017 से क्या हुआ, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, किसके संग? यूनियन बजट। और अभी एक ही बजट निकलता है जिसके अंदर रेलवे बजट ऑलरेडी क्या रहता है, इंक्लूडेड। तो 92 इयर्स में पहली बार किस साल में हुआ? 2017।
So for the first time in 92 years, union budget of 2017 got merged with the rail budget, है ना, which was usually presented separately before, but now they are being what presented together. बताओ यहां तक लर्न हुआ कि नहीं? पूरा एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो, वेरी क्विकली, लर्न इट ऑल विद डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट. इस सेक्शन से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट फटाफट. Right now, learn it right now in the class. इज इट डन? लर्न हो गया? अच्छे से देख लो, हो गया? अब ध्यान से सुनना. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट एक्चुअली प्रेजेंट होता कैसे, बनाता कौन है, कितना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में. तो अब फरवरी में मान लो बजट प्रेजेंट करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात पता है. फरवरी से 6 महीना आगे जाओ, आई मीन पीछे जाओ, 6 महीना पीछे. विच फॉल्स इन विच मंथ? फरवरी से 6 महीना बैक जाओ ना, कौन सा महीना फॉल करेगा? हाँ, अगस्त फॉल करेगा. तो नियरली अगस्त सितंबर में बजट बनाना चालू करता है. कौन चालू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. ये किसका ड्यूटी है? फाइनेंस मिनिस्टर का. यानी निर्मला सीतारमन चालू की होंगी 6 महीने पहले फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज ऑफ द बजट टू द पब्लिक. समझ में आ रहा है? तो फिर 6 महीना यानी इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर में लोग बजट का प्रिपरेशन चालू करते हैं. तो आपको क्या लगता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो बना दिया वही बजट बन गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. वो सबसे पहले क्या करता है, अपना प्रपोजल वगैरह जो भी वो सोच रहे. बजट होता क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बजट का मतलब हुआ कि आने वाले साल का गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा, वो उन लोग पूरा बजट में लिखकर बताते हैं. इतने सारे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना. तो हर एक मिनिस्टर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़ेगा ना. उन लोग अपना एस्टिमेट्स वगैरह बताएंगे कि मुझे इस साल के लिए इतना खर्चा चाहिए, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं. पॉवर्टी इरेडिकेशन मिनिस्टर बोलेगा मुझे यहां से पॉवर्टी हटाना है. एजुकेशन मिनिस्टर बोलेगा मैं बिहार में जो है और भी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह खोल रहा हूं, मुझे और रुपया चाहिए. तो सब अपना प्रपोजल्स बताएंगे ना कि आने वाले साल में मुझे कितना खर्चा चाहिए. फिर गवर्नमेंट चेक करेगा कि क्या वो इतना रेवेन्यू उठा पाएगा. रेवेन्यू का सोर्सेस क्या है गवर्नमेंट का? टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दीज आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू. तो गवर्नमेंट चेक करेगा कि उसके आने वाले साल में रेवेन्यू जनरेशन कितना होने वाला है. खाली टैक्स नहीं होता है, और भी अदर सोर्सेस होता है. गवर्नमेंट इतना सारा जो है कंपनीज भी तो खोल रखा है, पीएसयूज वगैरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. उससे उसका कितना प्रॉफिट आएगा, कितना रिटर्न आएगा, या गवर्नमेंट अपना शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से डिविडेंड कितना आएगा. तो ये सब क्या हो गए? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट चेक करेगा ना कि एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, क्या वो दोनों को मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. और नहीं कर पा रहा है तो उसको लोन वगैरह लेना पड़ेगा. किससे? वर्ल्ड बैंक से, है ना. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजटरी डेफिसिट. जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है एज पर दी रेवेन्यू. तो इस तरह से बजट का प्लानिंग करना पड़ेगा ना पहले से फाइनेंस मिनिस्टर को. ऐसा थोड़ी है कि जब ये साल चल रहा है अचानक से उठकर आ गई. ये कौन है? होम मिनिस्टर बोल रही है कि मुझे ना आप फटाफट जो है 16 करोड़ दे दीजिए, मुझे चाहिए, डेवलपमेंट करना है. तो ऐसे दे देंगे क्या उठ के? इसको पहले प्रपोजल देना पड़ेगा, आने वाले साल के लिए मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे ये प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना है. और अगर उसको लगेगा फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये वायबल है, तो इसका फिर क्या होगा? रिक्वेस्ट को सैंक्शन कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा. आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? स्केलेटन फॉर्म्स बनाता है. स्केलेटन मतलब ढांचा बना रहा है. स्केलेटन क्या होता है? इज नॉट अ फुल बॉडी. अभी उसमें फ्लैश वगैरह डाल के उसको क्रिएट किया जाता है ना. तो वैसे स्केलेटन फॉर्म मतलब क्या? प्रपोजल्स वगैरह, ड्राफ्ट प्रपोजल वगैरह बनाता है. कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर. और ये ड्राफ्ट प्रपोजल बनाकर किसको भेज देता है? अलग अलग
किसको? डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को। अभी मैंने इतने सारे मिनिस्ट्रीज का नाम बताया ना, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को क्या कर देता है ये, स्केलेटन प्रपोजल भेज देता है और उनको बोलता है कि आप अपना इसमें रिकमेंडेशन सजेस्ट करो, आपको क्या लगता है कि आपको आने वाले साल के लिए कितने रुपए का दरकार है। तो सबसे पहला स्टेप कौन इनिशिएट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। वो क्या बनाता है बताओ? स्केलेटन फॉर्म, सर्कुलर। और ये सर्कुलर वगैरह किसको दे देता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज को दे देता है। मिनिस्ट्रीज क्या करते हैं? ये सारे फॉर्म्स को देखते हैं, प्रपोजल्स वगैरह देखते हैं, अपना सजेशन देते हैं। फिर उसके बाद जो भी ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ना, अब जैसे सपोज करो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो थोड़ी पूरा देखेगा, उसके अंदर जो ऑफिशियल्स है वो पूरा रिसर्च वगैरह करते हैं कि उन्हें आने वाले साल के लिए कितना रुपया चाहिए। तो ऑफिसर इंचार्ज अपना जो है स्क्रूटिनी वगैरह करके क्या देते हैं? चार्ज ऑफिसर्स बोलते हैं उसको, क्या देते हैं? रिकमेंडेशन, कि मुझे इतना रुपया लगेगा, इतना ये लगेगा। फिर वो फॉर्म्स को क्या करते हैं? भर के along with the recommendation किसको वापस भेज देते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को। समझ रहे हो? फिर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? उनका प्रपोजल वगैरह चेक करते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेंडिचर वगैरह रेस किया है क्या ये जस्टिफाइबल है कि नहीं। वो चेक करते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेंडिचर का डिमांड किया है क्या हमारे पास उतना रेवेन्यू है जो मीट कर पाएगा। यानी दे आर प्रिपेयरिंग द बजट कॉम्पोजिशन। उन लोग चेक करते हैं कि बजट का इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है। जनरली हर एक मिनिस्टर जो होता है ना, वो कितना रिक्वेस्ट भेजता है, कितना ग्रांट्स करता है, एक ही डिमांड करता है। एक ही डिमांड फॉर ग्रांट इज डन बाय ईच मिनिस्ट्रीज। बट बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, वो एक से ज्यादा डिमांड भी प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, सर्कुलर फॉर्म वगैरह कब ये स्टार्ट हो जाता है? अगस्त के महीने से, अगस्त सितंबर के महीने से, है ना। और ये किसको भेज दिया जाता है? कंसर्न्ड मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट को। समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? डेटा एक्यूमुलेशन। डेटा एक्यूमुलेशन मतलब क्या हुआ? जो टॉप ऑफिशियल्स है, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल, वो सारे डेटा को स्क्रूटिनाइज करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर अपना क्या करते हैं? प्रपोजल वगैरह देते हैं, एस्टिमेट्स वगैरह देते हैं, है ना, कि उसे कितना रुपया चाहिए। फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? बजट का मैंने क्या बोला, कॉम्पोजिशन स्टार्ट करता है ना, बनाना चालू करता है कि हाँ ठीक है इस बार इतना इतना रुपया लगेगा। अब ध्यान से सुनना, अब कितनी बार क्या होता है ना, डिस्प्यूट वगैरह भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रेलवे मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे इतना रुपया चाहिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है नहीं इतना रुपया नहीं दे सकते, इतना हमारा बजट ही नहीं है, तुम इतना रुपया जो मांग रहे हो इट इज नॉट वायबल, इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सक रहे हो। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर किसको जाके कंसल्ट करेगा? यूनियन कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को। जनरली प्राइम मिनिस्टर को ही करता है। किसको करेगा? नरेंद्र मोदी जी को बुलाएगा, बोलेगा सर आइए, ये जो है ना रेलवे मिनिस्टर बहुत ज्यादा उछल रहा है, इतना इतना रुपया मांग रहा है, ये पक्का क्या करेगा? पैसा लेकर दबा लेगा, अपने ऊपर खर्चा करेगा, आप आइए और देखिए मैटर को। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी आकर मामला को क्या करेंगे? सेटल डाउन करेंगे। तो फाइनल डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर इस तरह से बजट जब बन जाएगा, अब फाइनली पता है बजट को हम लोग किसके संग शेयर करेंगे? जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्स डिपार्टमेंट। कौन करता है? सीबीआईटी, सीबीडीटी एंड एक्साइज एंड कस्टम, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनकम टैक्स। दो टाइप का टैक्स होता है, आपको पता है ना। एक हो गया जो डायरेक्टली आपके इनकम पे लेवी है, जो आपको देना पड़ रहा है, और आप जब देते हो ना आपको दुखता है दिल पे। इनकम पे सीधा 30% टैक्स दोगे। अगर आपका कंपनी है 1 करोड़ प्रॉफिट कमाई, 30 लाख बोल रही है टैक्स में दे दो, तो दिल दुखेगा ना यार, हम कमाए करोड़ों रुपया, 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दें। इसलिए तो आधे लोग टैक्स ही नहीं देते, टैक्स का चोरी करते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। तो वो टैक्स कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? अगर मैं डायरेक्ट टैक्स का बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और वैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आप जानते हो? इनडायरेक्ट टैक्स देने में हमें क्यों नहीं दुख होता बताओ? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, बिकॉज दे आर प्राइस इंक्लूसिव। जैसे आप ब्रेड खरीदने गए, ग्रोसरी खरीदने गए, आपने जो पैसा दिया वो पैसे में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, अलग से आपको नहीं देना पड़ रहा है। अलग से बोलेगा तो आपको दुखना चालू हो जाता है, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, आपको उससे मतलब नहीं, आप फाइनल बिल बस देकर आ जाते हो। समझ में आ रहा है? उतना मैटर नहीं करता क्योंकि देयर स्मॉल कंजम्पशन, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो दो टैक्स अथॉरिटी से कंसल्ट करता है। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इन लोग ही तो क्या करेगा? रेवेन्यू जनरेट करके लाएगा ना। और रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन क्या है? टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली लेविड ऑन योर इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये सब जो टैक्स है दोनों कौन लेवी कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। उससे कौन कंसल्ट कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर फाइनली क्या करेगा? यूनियन बजट को रेडी कर देगा। समझ में आया? अब हो सकता है ना कि इसका बजट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा दिखा रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहा है बाप रे इतना टैक्स थोड़ी आएगा, तो फिर उनको बजट को क्या करना पड़ेगा? वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, कट डाउन करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर को।
और फाइनली जब बजट प्रिपेयर हो गया, अनाउंसमेंट कब करना है? 1 फरवरी को। तो आपको पता है ना ये कहाँ पे अनाउंसमेंट होता है? दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, अलग से एक ऑडिटोरियम है, एक अपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत पहले एक बार बजट लीक हो गया था, तो लीक होने से क्या है ना, बहुत नुकसान हो जाएगा इंडिया को। सो इन दैट केस बजट जब डेस्टाइंड है डिक्लेयर होने के लिए तभी डिक्लेयर होना चाहिए, शुड नॉट बी लीक। तो जितने भी बंदे बजट प्रिपरेशन में एसोसिएटेड है ना, सबको आइसोलेट कर दिया जाता है उस अपार्टमेंट में। वो अपार्टमेंट क्या, नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ साइड में, दिल्ली में। वहां पे उनको बोला जाता है 10-15 दिन के लिए तुमको वहीं रहना पड़ेगा। जनरली 10 से 15 दिन उन्हें लॉक कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही बजट बना, इन लोग जाते हैं कहां पे? नॉर्थ ब्लॉक में। सब कोई, जितने भी बंदे इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर तो रह गए, और जितने भी बंदे इन्वॉल्व थे बजट को प्रिपेयर करने में, इन लोग कहां जाते हैं बताओ? नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में इन लोग पता है क्या सेलिब्रेट करते हैं? हलवा सेरेमनी। इंडिया में कस्टम है, कुछ भी शुभ काम करने के पहले लोग क्या बोलते हैं? मीठा खा के जाओ। हम लोग दही खिला देते हैं, चीनी खिला देते हैं, बोलते हैं ना मीठा खाओगे तो आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा, आपका काम बहुत शुभ होगा। तो ये भी तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा काम है, बजट अनाउंस करना, बजट को इंप्लीमेंट करना। लोग पागल होते बजट को सुनने के लिए। ऑल दी अफोर्सेड चेंजेस आर ब्रॉट थ्रू द हेल्प ऑफ बजट। कोई टैक्सेस वगैरह भी नए लेवी करने, चेंजेस रिवाइज कर। जब जीएसटी आया तो आपको पता है ना, बजट में तो इंट्रोड्यूस किया गया उसको। तो बजट पूरा एक तहलका मचा देता है ना। रेट्स आर गेटिंग रिवाइज, न्यू रेट्स में भी गेटिंग रिवाइज, सम मे बी टैक्सेस आर गोइंग टू गेट डिलीटेड। तो ये सब किसके थ्रू होता है? बजट के थ्रू ना। तो एक बहुत बड़ा क्या है, सेरेमनी है जिसको मनाया जाता है। तो अभी बजट इंट्रोड्यूस किया नहीं है, अभी इंट्रोड्यूस करने के 1-2 हफ्ता पहले गवर्नमेंट क्या मनाता है? हलवा सेरेमनी। हलवा बनाकर हलवा खाते हैं, उसी को हलवा सेरेमनी बोलते हैं। हलवा का मतलब हिंदी वाला ही हलवा है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हलवा सेरेमनी। मुंह में पानी आ गया क्या तुम लोग के? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इंडियन ट्रेडिशन है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क के पहले स्वीट खाना चाहिए, तो वही ये लोग फॉलो करते हैं। और फिर हलवा सेरेमनी खत्म होने के बाद लोगों को क्या कर दिया जाता है बताओ तो? अभी मैंने बोला आइसोलेट कर दिया जाता है, कोविड के कारण नहीं, बजट के कारण, ठीक है? बोलते तुम लोग आइसोलेशन में रहो 10-15 दिन। कहां पे? नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक क्या चीज? हाँ, सब ऑब्वियसली फोन वगैरह अगर देंगे तो तुम तो लीक आउट कर ही सकते हो, अगर कुछ भी हो सकता है ना। फोन में भी उन लोग ऐसा देगा, अंडर योर परमिशन तुम यूज कर सकते हो। आजकल ऐसे भी तो फोन आते हैं वेर यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ सोशल मीडिया, ब्लॉक वगैरह करके दे देगा। तो कुछ तो होगा सिस्टम, ठीक है? फिर इसके बाद हलवा सेरेमनी होता है, बजट वगैरह प्रिंट होता है न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद फाइनली बजट का प्रेजेंटेशन डे आ गया, और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? बजट को प्रेजेंट करता है। कहां पे? सबसे पहले पार्लियामेंट में। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। समझ में आया? और जनरली मैंने बोला एक फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट प्रेजेंट होता है? एक। लेकिन कभी कभार मैंने क्या बोला कि जिस साल इलेक्शन हुआ है 2 भी हो सकता है, तो वो दूसरा बजट जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम। इंटरिम क्यों बोल रहे? क्योंकि बीच में घुस गया ना अचानक से। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट एंड इज प्रेजेंटेड ट्वाइस। और वो इंटरिम बजट कितने ड्यूरेशन का होता है? पूरे 1 साल का। क्या मैंने बोला ना, जो रिमेनिंग 4 से 5 महीने, मतलब बेसिकली हाँ 2 to 4 मंथ्स जो बचे हैं उसका होता है। समझ में आया? याद हो गया? क्लियर है? अच्छा, आपको क्या लगता है जो बजट वगैरह है आजकल क्या हो गया? फिजिकल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सब डिजिटलाइज हो गया? सब डिजिटलाइज हो गया। पैंडेमिक के बाद तो और ज्यादा, और हर एक बंदे को मिलेगा ना डिजिटलाइज फॉर्मेट। So this completes your story about the budget, introduction, budget presentation in the parliament and how is the budget prepared. पूरा याद हो गया? एक बार स्टार्टिंग से बोलोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या होता है बताओ? सबसे पहले सर्क्यूलर, नोट्स वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, स्केलेटन प्रिपेयर होता है। कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। किसको भेज देता है? हाँ, अलग अलग मिनिस्टर्स को भेज देता है ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्यों भेजता है? उनके अप्रूवल के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, हाँ उनके प्रपोजल के लिए। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? उसको व्यू वगैरह करता है ना, प्रपोजल देखता है, और फिर उसके बाद अपना एक्सपेंडिचर वगैरह, लिमिट वगैरह बताता है, फीजिबिलिटी बताता है। और ये पूरा स्क्रूटनी वगैरह डिटेल में कौन करता है? मैंने बोला था चार्ज ऑफिसर, बोला था ना, टॉप नॉच ऑफिसर एंड द चार्ज ऑफिसर। फिर ये सब करने के बाद फाइनेंस, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया कोई मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्टर में, तो फाइनेंस मिनिस्टर किससे कंसल्ट करेगा? यस, हाँ नरेंद्र मोदी जी से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है? और उसके बाद बजट जब पूरा बन गया, इसको किसके संग डिस्कस करेगा बताओ? विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है? एक्साइज एंड कस्टम, इनके संग डिस्कस करेगा और फाइनली बजट प्रिपेयर करना चालू होगा। प्रिंटिंग जब होता रहता है, साथ में लोग हलवा खाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हलवा सेरेमनी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है? कुछ अच्छा करने के पहले कुछ अच्छा खाना जरूरी है, मीठा खाना जरूरी है। एंड देन द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड इंट्रोडक्टरी स्पीच इज गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 1 फरवरी। चलो मार्क कर लेते इसको फटाफट, आ जाओ।
Steps involved in the preparation of budget. Let us mark it. Yes, what is your doubt? सैफुद्दीन, क्या डाउट है आपका, बताइए. चलो मार्क करो. पॉइंट नंबर 1, सर्क्यूलर फॉर्म्स एंड डिटेल्स दिखाई दे रहा है. मार्क करो. स्टार्ट, जितना मैं मार्क करवा रही हूं सिर्फ उतना. अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, मैंने बोला था ना. जनरली 6 months प्रायर टू द बजट प्रेजेंटेशन. पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर मार्क करो. स्केलेटन फॉर्म दिखाई दे रहा है. पॉइंट नंबर 2, ये सर्कुलर किसको दिया जाता है? फील्ड ऑफिसर. पॉइंट नंबर 3. फिर नेक्स्ट मार्क करो. डेटा एस्टिमेट्स वगैरह. पॉइंट नंबर 4, कौन स्क्रूटनाइज करता है इसको? बोला था ना, टॉप ऑफिशियल. ठीक है, पॉइंट नंबर 4. फिर उसके बाद इसको कहां भेज दिया जाता है? वापस से फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया जाता है. हो गया. फिर उसके बाद मार्क करो. पॉइंट नंबर 6, द मिनिस्ट्री गोज ऑन टू एलोकेट रेवेन्यूज टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री. पॉइंट नंबर 6. और न्यू पब्लिक वेलफेयर स्कीम वगैरह अगर बनाना है तो वो भी बना लेता है. लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया, इफ देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्ट्रीज ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो बोले नहीं मेरे को ज्यादा मिला, वो बोले नहीं मेरे को कम मिला है, तब फिर फाइनेंस मिनिस्टर किसका हेल्प लेगा? यस, प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. पॉइंट नंबर 7. फिर उसके बाद क्या करता है बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर किससे बात करता है? यस, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. पॉइंट नंबर 8. फिर पॉइंट नंबर 9 मार्क करोगे. प्रिंटिंग प्रोसेस एग्जाम में पूछेगा कहां पे होता है? न्यू दिल्ली में. कहां पे? नॉर्थ ब्लॉक अपार्टमेंट. पता है ना, ये अलग से एक एरिया है, मतलब वहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं और होगा तो हो सकता है क्या हो जाए, लीक हो जाए. और फिर वहीं पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? हलवा सेरेमनी. तो मार्क करो. प्रिंटिंग प्रोसेस पॉइंट नंबर 9 एंड हलवा सेरेमनी held at North Block in Delhi. And who is the presiding officer? Not the prime minister. Obviously, it will be the finance minister. तो पूछेगा हलवा सेरेमनी को कौन प्रिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. सब पॉइंट नंबर 9 है ये. ठीक है. क्यों इंश्योर किया जाता है? सिक्रेसी के लिए. फिर याद है मैंने आपको क्या बोला था? ऑफिशियल्स वगैरह जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें क्या कर दिया जाता है? आइसोलेट. पॉइंट नंबर 10. वाई? टू एंश्योर सीक्रेसी. एंड फाइनली क्या कर रहे हैं? लास्ट स्टेप, बजट प्रेजेंटेशन. पॉइंट नंबर 11. इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, 1st of February. मार्क कर लो. स्केड्यूल डेट 1st of February. फिर पॉइंट नंबर 12 करो. इलेक्शन ईयर में क्या बोला था? एक बजट होता है कि दो बजट? दो बजट. पॉइंट नंबर 12, इंटरिम बजट इज प्रिपेयर्ड ना. ठीक है, न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर, सो इट इज प्रेजेंटेड कितना? ट्वाइस. पॉइंट नंबर 12. इंटरिम बजट का और एक नाम वहां पे लिखो, इंटरिम बजट एरो देकर. वोट ऑन अकाउंट. इंटरिम बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट. वोट ऑन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो 2 to 4 months. यानी कि ये बजट खाली कितने देर के लिए होता है? 2 से 4 महीने के लिए. ठीक है. और पॉइंट नंबर 13 मार्क कर लो. यूनियन बजट अभी क्या हो गया है? डिजिटल. गो डिजिटल. पॉइंट नंबर 13. सो टेल मी, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? देख लो एक बार, पूरा रिवाइज करो स्टार्टिंग से जो जो मैंने पढ़ा है. जेम्स विल्सन, आर के शनमुखन शेट्टी, मोरारजी देसाई, केसी नियोगी एंड बहुगुना, HN बहुगुना. सब याद है ना नाम? ये बस सारे डेट्स. हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी. इंटरेस्टिंग है ना ये चैप्टर? लर्न इट. फटाफट यहां तक लर्न करो.
क्या बोल रहे हो? इन लोग क्या हुआ ना, प्री मेच्योर रिटायरमेंट हो गया, सो दैट इज वाई। और मोरारजी देसाई क्यों 10 बार प्रेजेंट किए हैं? ही वॉज गेटिंग री इलेक्टेड सेवरल टाइम्स। ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अ पावर टू डू इट ना, ठीक है। जैसे अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, पता है ना आपको, मत बताया था मैंने आपको। और उसके बाद क्या हो गए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको। ही फेल्ड बैडली। उसके बाद ही तो कांग्रेस का पूरा जो है डाउनफॉल चालू हो गया था। हो गया। इज इट डन? क्या हुआ बताओ? मैंने बोला मुझे पता है 10 दिन के लिए करता, उसमें नहीं बोला है, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट देयर इन योर मैट ऑलवेज ना, मैंने आपको बोला 10 से 15 दिन के लिए करता है जनरल। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लोगे तो कोई खराबी थोड़ी है, ले लो। इसलिए मैं आपको नोट्स डिक्टेट करवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ हर समय, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ से जो भी हम लोग पढ़ते हैं हमेशा एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया यहां तक? चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बजट का कंपोनेंट। बजट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या अकाउंट होता है। अब जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट खर्चा करता है डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, स्टाफ वगैरह इतना रख के रखता है, पेमेंट। अभी आपको क्या लगता है जो इतने सारे मिनिस्टर है फोकट का काम करते हैं क्या? सैलरी वगैरह तो लेते ही होंगे। तो सैलरी वगैरह कहां से देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी तो एक अकाउंट होगा ना, तो वो अकाउंट का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड अकाउंट। क्या नाम है बताओ? कंसोलिडेटेड। गवर्नमेंट का सारा रुपया भी कहां आता है, जो टैक्स वगैरह आ रहा है कलेक्शन, गवर्नमेंट के कौन से अकाउंट में जा रहा है? कंसोलिडेटेड अकाउंट। क्लियर है? अब वैसे क्या होता है, इतने सारे आप सुनते हो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, लेकिन ये सब पैसा किसको जा रहा है? पब्लिक को। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम नहीं निकालता, प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट का, पेंशन में कर दो कि आपको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पेंशन देगा घर बैठे, प्रोविडेंट फंड का रुपया मैच्योरिटी में मिलेगा, तो ये सब तो गवर्नमेंट ही मेंटेन कर रहा है। तो अब ये सब रुपया गवर्नमेंट कहां से निकाल के दे रहा है? कंसोलिडेटेड से नहीं, ये पब्लिक अकाउंट अलग से वो मेंटेन करके रखता है। फिर आप कितनी बार सुनते होगे यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, यहाँ साइक्लोन आ गया, चीफ मिनिस्टर को इतना रुपया जो है प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड किया है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से इतना रुपया दिया गया है, नहीं सुनते हो? 5 लाख का अवार्ड दिया, 1 करोड़ का अवार्ड दिया है, अम्फन आया था बीच में, ओला आया था, आयला आया था, तो ये सब में कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था उड़ीसा वगैरह में, तो कॉम्पनसेशन मिलता रहता है ना चीफ मिनिस्टर वगैरह को। तो ये कौन अप्रूव करता है? आप समझ रहे हो ना? तो ये सब रुपया कहां से दिया जा रहा है? कंसोलिडेटेड से नहीं, ये एक अलग फंड है जो मेंटेन करके रखा जाता है, गवर्नमेंट करता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंसी फंड। क्या बोलते हैं? कॉन्टेंजेंसी फंड। तो मैंने अभी आपको 3 अकाउंट का नाम बताया गवर्नमेंट का, बताओगे क्या क्या नाम बताया? डोंट सर्च इन योर मैट, मजा नहीं आता, सुनो ना। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले क्या बताया? कंसोलिडेटेड अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड। सबसे पहले क्या बताया बताओ? फिर क्या बोला बताओ? प्रोविडेंट नहीं, पब्लिक फंड। पब्लिक अकाउंट जो है वही उसी का एग्जाम्पल है प्रोविडेंट फंड। इट कैन बी मोर ना। और बताओ? कॉन्टिंजेंसी, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिंजेंट इवेंट के लिए। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट? कॉन्टिंजेंट इवेंट का मतलब नहीं जानते हो? कॉन्टिंजेंट मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस विच क्रॉप्स अप सडनली। अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना, टोर्नाडो आना, ड्रॉट आ जाना, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई वॉर हो गया, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, कुछ हादसा हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंसी, है ना। तो अब गवर्नमेंट 3 टाइप का अकाउंट मेंटेन करके रखता है। वो 3 टाइप का अकाउंट क्या क्या मुझे बताओ? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट, पब्लिक फंड अकाउंट, कॉन्टिंजेंसी फंड अकाउंट। तो अब किस अकाउंट से कौन सा रुपया जाता है? अगर मैं कंसोलिडेटेड फंड का बात करूं तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो किस अकाउंट से रेज होता है? कंसोलिडेटेड फंड। सो ऑल द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है,
ये सब किससे रेज्ड हो रहा है? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से, आर रेज्ड फ्रॉम हियर। यानी मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो? गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी बिका, रुपया आया, कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में। गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बना रहा है, ये सब जो डैम्स वगैरह होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, हाईवेज वगैरह, कौन बना रहा है? आप बना रहे हो क्या? सरकार बना रहा है ना आपके लिए, तो रुपया नहीं लगता है क्या? फोकट का बनता है क्या? तो ये रुपया गवर्नमेंट कहां से उठाएगा? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से। तो चाहे कैपिटल रेवेन्यू हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, समझ में आ रहा है? कैपिटल रिसीट हो, कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू रिसीट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सारे के सारे किससे डील होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट से। किससे डील होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट से, जिसके लिए प्रायर अप्रूवल किसका चाहिएगा? पार्लियामेंट का। इस अकाउंट से अगर आप एक भी रुपया उठाओगे तो किसका प्रायर अप्रूवल का दरकार है? प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। प्रायर अप्रूवल ऑफ, बताओ क्या? पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट सुनना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक अकाउंट का। पब्लिक अकाउंट तो पब्लिक का ही होगा ना, उसमें गवर्नमेंट का क्या मतलब है? वो पैसा किसका है? पब्लिक का है। हमारे जैसे आम जनता इन्वेस्ट करते हैं ना अपने सेविंग्स वगैरह को, कहां डिपॉजिट करते हैं? प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में। आपने सुना होगा पीपीएफ, नहीं सुना? पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, पीपीएफ, पेंशन फंड। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम वगैरह नहीं लॉन्च करते रहता, ट्रेजरी बिल। तो ये रुपया गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है आपसे, किसके बिहाफ में? पब्लिक के बिहाफ में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग दो जगह डालते हैं, या तो हम लोग अपना कोई प्राइवेट कमर्शियल बैंक में जाके डाल देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेफ कौन होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आप डालोगे तो वहां डिफॉल्ट का चांसेस नहीं है। प्राइवेट में डालोगे तो हो सकता है ना कि आपका रुपया वगैरह वो लेकर भाग जाए, या फिर हो सकता है ना बैड डेट हो जाए उनका, या वो कंपनी डूब जाए। हम लोग क्यों डरते हैं इक्विटी में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि हमें डर लगता है। तो हमारे लिए सेफर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या लेकर आता है? एनपीएस स्कीम है गवर्नमेंट का, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में सुना होगा, प्रोविडेंट फंड है, ये सब गवर्नमेंट का है ना। तो ये रुपया, ये अगर इसी में रुपया पब्लिक से कलेक्ट करके डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अरे ये रुपया तुम्हारा थोड़ी है, रुपया तो किसका है? पब्लिक का। आज मैंने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे वापस रुपया चाहिए, तो मुझे कौन से अकाउंट से विड्रॉ करके देगा? कंसोलिडेट से कि पब्लिक से? पब्लिक। समझ में? और आज मैंने रुपया जमा भी किया तो किस में जा रहा है? पब्लिक। उससे जो मुझे इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है वो भी किससे आ रहा है? पब्लिक। तो बेसिकली किसका अकाउंट है? पब्लिक। गवर्नमेंट इज मेरली एक्टिंग एज अ बैंकर, इजंट इट? गवर्नमेंट खाली क्या कर रहा है? बैंकर। तो ये किसका अकाउंट है बताओ? पब्लिक का पैसा है। यहां पे किसका पैसा रखा जा रहा है? पब्लिक मनी। एग्जाम्पल बोलो। प्रोविडेंट फंड, और क्या बोला? हाँ, पेंशन फंड। इसका इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब किसको जा रहा है? पब्लिक को। इसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट का दरकार है क्या? नहीं। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को मिलेगा, पब्लिक सब जानती है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए पार्लियामेंट का किस बात का अप्रूवल? भाई तुम्हारा पैसा है क्या? पैसा किसका है? ये पब्लिक का है। वो डाल रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वापस से विड्रॉ कर लेंगे मैच्योरिटी पीरियड के बाद। आप इसको जस्ट इमेजिन करो, जैसे आप एफडी करते हो ना बैंक में 5 साल का, मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? रुपया मिल जाता है। तो वैसे ही आप एफडी नहीं करके यहाँ पे क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट के संग एफडी कर दे रहे हो, ये सोचो। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं बहुत सारे। ट्रेजरी बिल के बारे में सुना है? अभी सुना तो मेरे से, ये सब गवर्नमेंट बॉन्ड है। ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। देयर आर 181 डेज मैच्योरिटी पीरियड ट्रेजरी बिल, 92 डेज, 364 डेज। समझ में आ रहा है? ये सब में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड? तो ये सब अलग अलग बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट इशू करता है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट का 3 अकाउंट क्लियर है, एक कंसोलिडेटेड हो गया, एक पब्लिक हो गया। अब क्या बचा? कॉन्टिजेंसी। अब मान लो अर्थक्वेक आ गया, अब रुपया कहां से विड्रॉ करें? पब्लिक से तो नहीं कर सकते, पब्लिक का पैसा है भाई। कंसोलिडेटेड फंड से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मेरा क्या है? डे टू डे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब का हिसाब रखा गया। अब यहां से हम अर्थक्वेक के लिए रुपया निकाल लेंगे एक साथ में, तो ऐसे फिर गड़बड़ी हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्टिजेंट अकाउंट अलग से एक मेंटेन करके रखते हैं हर समय। इस अकाउंट में एट एनी टाइम कितना रुपया मेंटेन होना चाहिए आप जानते हो? 500 करोड़। 500 करोड़ रुपया। सो दिस इज अ फंड ऑफ 500 करोड़ रुपीज। बोलोगे मैम 1-2 करोड़ हमें भी मिल जाए, लाइफ बन जाएगा। इनके पास 500 करोड़ का फंड है, फोकट का मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ये 500 करोड़ रुपीज फंड मेंटेन करके रखते हैं, जो कभी भी कोई कॉन्टिजेंट सिचुएशन आता है ना, जैसे अचानक से मान लो वेस्ट बंगाल में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अभी याद है बीच में हुआ था, तो ममता बनर्जी और मोदी जी में लड़ाई भी हुआ था, डिस्प्यूट। मोदी जी ने जो कॉम्पनसेशन अनाउंस किया था, ममता बनर्जी को रास नहीं आया, तो मुंह फुलाई बैठी थी, बोली हमें नहीं चाहिए इसका कॉम्पनसेशन, ले लो वापस। उसको और ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए था। अभी बीच में हुआ था ना डिस्प्यूट इसके और लेकर,
कॉम्पनसेशन, हाँ आम्फन के टाइम, ठीक है, कोविड के टाइम, कोविड पैंडेमिक के टाइम हुआ था, कोविड पैंडेमिक के लिए वो दिए थे कॉम्पनसेशन। तो आप समझ रहे हो ये सब क्या है? कॉन्टिजेंट फंड अकाउंट है जो खाली अनफोर्सीन कॉन्टिजेंट सिचुएशंस को मीट करने के लिए यहां से रुपया विड्रॉ करना अलाउड है, ठीक है। और जब भी इससे रुपया विड्रॉ किया जाएगा ना तो वापस से शॉर्टफॉल हो गया, अब मान लो मैंने से 2 करोड़ निकाल के दे दिया, इसको दे दिया, ये मेरे से मांगी मैंने दे दिया, चीफ मिनिस्टर हूं मैं, ऐसे नहीं दिया, कुछ कॉन्टिजेंट कंडीशंस था उसलिए दिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 498, तो इसको तो कितना मेंटेन करके रखना है 500, तो अब ये शॉर्टफॉल को कौन फुलफिल करेगा? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट। तो जब भी इसमें से रुपया निकाला जाता है कहां से रुपया डाल दिया जाता है? कंसोलिडेटेड। तो बात तो एक ही है, कंसोलिडेटेड फंड ही तो सारा रुपया को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द पब्लिक अकाउंट। अब कॉन्टिजेंट फंड से आप रुपया विड्रॉ करोगे तो आपको क्या लगता है अप्रूवल चाहिएगा पार्लियामेंट का? बिल्कुल चाहिएगा। आज आप यहीं से करते हो तो चाहिए होता है, ये कॉन्टिजेंट से आप ऐसे ही उठा रहे हो बिना कोई वजह, मतलब बिना कोई वजह नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह मिसहैप हुआ है तो इन दैट केस अप्रूवल किसका चाहिएगा? एंड ऑल्सो और एक जन का चाहिएगा, प्रेसिडेंट, और एक किसका चाहिएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद हो गया ये सब? मजा आ रहा है? तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट का 3 टाइप का अकाउंट, आज तक सुनते आ रहे हो ना, गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो गवर्नमेंट का 3 टाइप का अकाउंट होता है, एक क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड, एक क्या होता है? पब्लिक फंड, एक क्या होता है? कॉन्टिजेंट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट खाली एक बैंकर की तरह, कठपुतली की तरह रुपया इधर उधर कर रहा है बस? पब्लिक अकाउंट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट का कोई का परमिशन ले लेना रुपया देने के लिए? पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का पैसा है, किसी का परमिशन का दरकार नहीं है। ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां गवर्नमेंट को 2 जन से परमिशन लेना पड़े रुपया विड्रॉ करने के लिए? कॉन्टिजेंट फंड अकाउंट। ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां पे गवर्नमेंट का जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस वगैरह है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल पेमेंट है, सब मेंटेन होता है? कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट। बताओ क्लियर है कि नहीं यहां तक? ठीक है। अब 1-2 टर्म और है जो मैं आपके संग डिस्कस करूंगी। व्हाट इज एएफएस? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितनी बार मेरे से सुने होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे गवर्नमेंट का भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना। व्हाट इज दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड एक्सपेक्टेड आउटफ्लो फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाले साल में मेरा कितना खर्चा होगा और कितना इनकम होगा, उसका एस्टिमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एएफएस। क्या बोलते हैं बताओ? एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, जो गवर्नमेंट क्या करता है? बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको प्रेजेंट करना है कहां पर? पार्लियामेंट में। समझ में आया? और किस आर्टिकल में एएफएस का जिक्र किया गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 112। विच आर्टिकल? आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपके सिलेबस में? हैव यू स्टडीड आर्टिकल 112 देयर? याद रखना आर्टिकल 112 में क्या प्रेजेंट किया जाता है? एएफएस। एएफएस का फुल फॉर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है बताओ? इनफ्लो और आउटफ्लो। क्या चीज का? गवर्नमेंट का। कितना बड़ा होता है आपको क्या लगता है? 10 पेज का। ये सब पहले से प्री डिटरमाइंड है, उसी के अंदर आपको हटाना है अपना एएफएस। इट इज अ 10 पेज डॉक्यूमेंट। पूछेगा एग्जाम में कितना पेज डॉक्यूमेंट है? 10 पेज डॉक्यूमेंट। आर्टिकल नंबर बताओ? नहीं हो सकता, मतलब उसी में हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो बताओ कितना है? अब जैसे एक फॉर्मेट नहीं होता, जैसे एग्जाम में भी शीट मिलता है, एक फॉर्मेट रहता है, तो ये वो फॉर्मेट है ना, वही फॉर्मेट में आपको भरना है। तो व्हाई विल द पेज एक्सीड? वो फॉर्मेट को ही फॉलो करना है ना। तो एफएस का आर्टिकल बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, 112, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां क्या प्रेजेंट किया जाता है बताओ मेरे को? एफएस का फुल फॉर्म बताओ? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेड इनफ्लो और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो रहता है। फाइनेंशियल ईयर बोले तो क्या 31 मार्च से लेकर नेक्स्ट 1 अप्रैल तक, ठीक है। कोई दिक्कत है? एएफएस इज क्लियर, पब्लिक अकाउंट इज क्लियर, कंसोलिडेटेड इज क्लियर, कॉन्टिजेंसी अकाउंट इज क्लियर। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ग्रांट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिमांड कर रहे हो क्या चीज के लिए? ग्रांट। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? बताओ। ये पूरे बार रिवाइज भी करो और उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में सोच के बताओ क्या होगा। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है? अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी। अच्छा, ये एक चीज याद कर लो, एक सेकेंड, ये आर्टिकल 112 है ना, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो ये क्या हो गया? हाँ, कितने इंटेलिजेंट हो, चलो बोलो। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोलो डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है?
नहीं, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ये मैंने जो बजट बनाया है ना इसको अप्रूव करिए, इतना इतना रुपया लगेगा भाई। कंसोलिडेटेड फंड में मैंने जो लिखा है ना एक्सपेंडिचर, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड को मेंटेन करने के लिए मुझे जो खर्चा चाहिए आप मुझे क्या करो, अप्रूव करो। समझ में आया? कहां पे अप्रूव करने बोल रहा है? पार्लियामेंट में। इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ऑल्दो राज्यसभा कैन गिव देयर रिकमेंडेशन बट इंट्रोड्यूस्ड वेयर इन लोकसभा। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज योर डिमांड फॉर ग्रांट। विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 113। तो डिमांड मैंने प्रेजेंट किया, अब तुमको परमिशन सैंक्शन करना होगा ना। परमिशन सैंक्शन किया कि तुमको इतना एक्सपेंडिचर अलाउड है, विड्रॉ कर सकते हो कंसोलिडेटेड फंड से, तभी तो गवर्नमेंट क्या बार बार क्या पूछेगा जाके, डिफेंस को सैलरी देना दे दे, मिलिट्री को सैलरी देना दे दे, एक ही बार में दे दो ना परमिशन। कितना रुपया तुम कंसोलिडेटेड फंड से इस साल उठा सकते हो, वो परमिशन का मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। किसमें? डिमांड फॉर ग्रांट में। और ये परमिशन मुझे किस में मिला? एप्रोप्रिएशन बिल में। किस में मिला बताओ? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कियो कभी? पीएल एप्रो बनाए हो? वहां क्या होता है? एक्सपेंसेस का एप्रोप्रिएशन किया जाता है ना। तो एप्रोप्रिएशन बिल इज नथिंग वेयर it is being allowed to the government of India that they can withdraw their expenditure from the consolidated fund for which they have requested where in demand for grant। कहां उन्होंने प्रेजेंट किया था? डिमांड फॉर ग्रांट। तो नेक्स्ट क्या हो गया मेरा कॉन्सेप्ट? एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल में क्या किया जा रहा है? तुमको परमिशन दिया जा रहा है कि तुम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है ना वो तुम क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट एक टॉपिक और बच गया इसमें, फाइनेंस बिल। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। व्हाट इज फाइनेंस बिल? अभी मैंने बताया भी था कुछ टाइम पहले, अभी तो बोला ना वो बजट वगैरह इंट्रोड्यूस होता है किसमें? फाइनेंस बिल में ही तो होता है। तो फाइनेंस बिल होता क्या? ध्यान से सुनना। आज मान लो मुझे लग रहा है कि सर्विस टैक्स को हटाकर जीएसटी लाना है, मैम आ चुका है ना? हाँ, कैसे आया? फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करके ना। Finance bill got introduced. So whenever you want to bring any modification in the existing tax structure or you want to revise the existing tax rate, rates को revise करना है, समझ में आ रहा है? जीएसटी 18% है, गवर्नमेंट बोला नहीं इसको 20% करेंगे और रेट बढ़ाएंगे, तो कैसे ऐसे ही बढ़ा देगा? अनाउंस कर दिया पब्लिक को, सुनो सुनो जीएसटी आ जाओ इधर, 18 नहीं अब तुम 20 देना। ऐसे थोड़ी होता है। तुमको किसमें लेकर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? फाइनेंस बिल में। तो एनी चेंजेस व्हेन यू आर सपोज टू डू अबाउट द टैक्सेशन मैटर, नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करना है, यानी कोई नया टैक्स लागू करना है, कोई नया टैक्स क्रिएट करना है, जैसे सेस वगैरह है, चालान टैक्स है, टोल टैक्स होता है, कुछ नया टैक्स लेकर आना है, गिफ्ट टैक्स लेकर आना है। गवर्नमेंट को गिफ्ट लिया तो टैक्स देना होगा, पहले होता था गिफ्ट टैक्स, नया टैक्स लेकर आना है। अभी नहीं होता क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल दिया। टैक्स तो अभी भी हम लोग दे ही रहे हैं गिफ्ट के ऊपर, आपको पता है ना, एक दूसरे से गिफ्ट लोगे ना उस पर भी टैक्स लगता है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर रिलेटिव, मम्मी पापा देंगे तो नहीं लगेगा। रिलेटिव भी कौन होता है आपके हिसाब से? तो रिलेटिव बहुत जन हो जाएंगे, तो इनकम टैक्स में वो लोग रिलेटिव भी डिफाइन करके रख दिया है। नहीं तो तुम लोग तो कोई को भी रिलेटिव बोल लेगा ना, तो इनकम टैक्स में लिखा हुआ रिलेटिव का मतलब क्या है? नहीं, वो लोग लिख दिया। ब्लड रिलेशन कब तक? तुम तो फिर 3-4 जनरेशन को बोलोगे मेरा ब्लड रिलेशन है भाई, मेरे को चाहिए एग्जेम्प्ट करो। तो लोग रिलेटिव कौन कौन होते हैं वो भी डिफाइन किया इनकम टैक्स एक्ट में। जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना तब आप पढ़ोगे इसके बारे में। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो अगर कोई, सुनो ध्यान से, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अगर कोई नया टैक्स को इंट्रोड्यूस करना है या एग्जिस्टिंग रेट को मॉडिफाई करना है या नया रेट को लेकर आना है तो किसमें इंट्रोड्यूस करेगा गवर्नमेंट? फाइनेंस बिल। फाइनेंस मिनिस्टर किसके जरिए करेगा? फाइनेंस बिल। इसका आर्टिकल गेस करोगे? 113 हो गया, 112 हो गया, पीछे जाना, 110 है, ये कोई रिलेशन नहीं है, 110 है, याद रखना, ठीक है? इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर नया टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना है या लेवी करना है या रेट्स को मॉडिफाई करना है तो कैसे मैं करूंगी? थ्रू व्हाट? फाइनेंस बिल, ठीक है? आर्टिकल नंबर 110 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई डाउट है यहां तक? अगेन बताओ, फाइनेंस बिल पहले कहां प्रेजेंट होगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कहां पे? हाउसेस पता है ना? अभी तो मैंने बोला बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा। राज्यसभा कैन ओनली गिव यू व्हाट? रिकमेंडेशन। कोई अगर चेंजेस वगैरह करना है, अमेंडमेंट वगैरह करना है, राज्यसभा कैन सजेस्ट इट, है ना? बट पास कहां पे होगा? ओनली इन वन हाउस, दैट इज इन लोकसभा। एंड व्हेन द बिल गेट पास्ड इट बिकम्स एन एक्ट। वो आपको पता है लॉ में। बोलो, इसलिए मैं बोली रुक जाओ।
ये आपको बनाना पड़ेगा ना एक एस्टिमेट कि आने वाले साल में मेरा कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। याद है मैंने प्रपोजल वगैरह बोला कि गवर्नमेंट बनाता है अपना स्केलेटन ड्राफ्ट्स वगैरह बनाता है, तो जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वही तो एएफएस हो गया, है ना। एक बार पूरा रिवाइज करो अच्छे से, हाँ पूरा रिवाइज करो। नहीं, उन्हें तो स्केलेटन फॉर्म दिया जाता है, उनसे तो हम लोग रिकमेंडेशन मंगवाते हैं, फिर लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर उसको बनाता है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ पढ़ो इसको एक बार, लर्न करो सारा टॉपिक्स, चेक करो रीड करके, जैसे ऑर्डर में मैंने पढ़ाया वैसे ही करना, और अपने आप दिमाग में रिकॉन्साइल करो कि सारे टॉपिक्स क्लियर है कि नहीं। चेक इट आउट। यस नीलेश, एब्सोल्युटली मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कॉन्टिंजेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज 50,000 लिमिट, नॉट 20,000 ऋषभ। कॉन्टिंजेंट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट है जिसमें 500 करोड़ रुपया रख के रखना है गवर्नमेंट को, और जब कोई भी अनफोर्सीन सिनेरियो हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाता है, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गया, या आप देखते हो ना मिलिट्री में कोई बंदा फाइट करते करते जो है मर गया, उसको गोली लग गया, शेरशाह मूवी आपने देखा है, तो उसके पूरे फैमिली को लाइफ टाइम कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है ना, तो ये सब कहां से मिलेगा? कॉन्टिंजेंसी अकाउंट से। अभी समझे? या कोई अर्थक्वेक साइक्लोन आ गया, कोई सिटी को जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, उसको अब क्या है, रुपये का दरकार है टू रिहैबिलिटेट अगेन इट्स नॉर्मल सिनेरियो, तो उसके लिए रुपया कहां से आएगा? कॉन्टिंजेंसी अकाउंट्स। और जिसमें रुपया वापस कहां से रीइंबर्स हो जा रहा है? कंसोलिडेटेड अकाउंट से। क्लियर है? पूरा लर्न हुआ कि नहीं बताओ पूरा चैप्टर क्लास में? अब बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है, एक सम्स करेंगे हम लोग खाली कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एंड देन योर चैप्टर गेट्स ओवर। दिस वाज अ वेरी सिंपल चैप्टर। एप्रोप्रिएशन मतलब खर्चा को एलोकेट करना। तुमको मैंने पावर दे दिया है कि तुम इस साल कंसोलिडेटेड फंड से 1000 करोड़ रुपया उठा सकते हो, ठीक है? क्या हुआ, कोई डाउट है? एएफएस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें खाली गवर्नमेंट बताता है कि मेरे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का, या 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें मेरा कितना खर्चा होने वाला है और कितना मैं इनकम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसका एक पूरा ड्राफ्ट बनाता है 10 पेज का। करेंगे, अभी कराया कहां है? अभी बोला ना बजटरी डेफिसिट बचा है, फिस्कल डेफिसिट बचा है, उसी में तो करेंगे। तुम लोग को कोई टेंशन नहीं लेने का दरकार है, जब मैं यहां पे हूं मेरे जीते जी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तुम लोग का एग्जाम जो है ना बहुत जबरदस्त जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जितना मैंने पढ़ाया है खाली उतना पढ़ के चल जाओ, कुछ नहीं भी करो, क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करो, जितना पढ़ाया है वही पढ़ के बैठ जाओगे ना, तो भी तुम लोग का फुल मार्क्स आ जाएगा, प्रोवाइडेड पढ़ के जा रहे हो। अब बिना पढ़े तो कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे भगवान का पूजा करो चाहे किसी का भी पूजा करो, पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। अब बिना पढ़े आप जाओगे मंदिर में भगवान पास करा देना, भगवान भी नहीं पास करा सकता। और रिवीजन सेशन बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? जो भी हो रहे हैं। एक बच्चा भावुक हो गया और बोल रहा मैम आप हमेशा जीते रहिए। थैंक यू। बट तब तक जीना है जब तक सर्व कर सकूं आप लोगों को, क्योंकि विदाउट टीचिंग आई विल डाई। तो जब तक आपको सर्व कर सकूं तब तक ही जीना है, उसके बाद नहीं। हो गया? चलो एक बार हम लोग मैथ से भी इसका मार्किंग कर ले, इस टॉपिक का जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जाओ, इन लोग पता है बहुत हॉच पॉच फॉर्म में दिया है, हम लोग ऑर्डर वाइज किए हैं। सबसे पहले 3 टाइप का फंड हम लोग मार्क करेंगे। इन लोग देखो पहले एएफएस दे दिया, फिर अचानक से कंसोलिडेटेड, फिर डिमांड फॉर ग्रांट, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब एग्जाम में पूछेगा 3 फंड कौन सा, पहला 3 लिख दोगे, जबकि 3 फंड क्या है? कंसोलिडेटेड, पब्लिक और कॉन्टेंजेंसी। तो आप, मैं जैसे मार्क करवा रही हूं वैसे करो पॉइंट वाइज। सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1
लिखो कंसोलिडेटेड फंड क्या है, लिखो वहां ऑल रेवेन्यू एंड expenditure of government are raised from this account किसका अप्रूवल चाहिए मैंने बोला था, पार्लियामेंट्स अप्रूवल रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग नहीं है ऋषभ, 10 इयर्स हो गया है, चलो पार्लियामेंट्स अप्रूवल रिक्वायर्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस फंड में से हम लोग कॉन्टिजेंसी या पब्लिक फंड के लिए रुपया विड्रॉ करते हैं? नहीं, अरे नहीं करते हैं। पब्लिक का तो पब्लिक से होता है, कॉन्टिजेंट का कॉन्टिजेंट से होता है। तो अब यहाँ एक लाइन और जबरदस्ती का ऐड करने के लिए बोला है, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स लाइक कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट, विच यू नो ऑलरेडी, राइट। पॉइंट नंबर 3 कर लो अगर करना है तो। कंसोलिडेटेड को ना आप ए पॉइंट लिख लो, ए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 1 2 3 लिख दिए ना। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? राइट डाउन एज ए। फिर बी क्या करोगे बताओ तो? हाँ चलो जाओ पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट पॉइंट नंबर 1, हियर गवर्नमेंट merely acts as a banker no approval is required to make payment to public from this account. Example, NPS, pension, provident fund, PPF, हो गया। सी क्या लिखोगे? यस, कॉन्टिजेंसी फंड। एनी अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर इज मेट फ्रॉम दिस फंड। पॉइंट नंबर 1, कितना रुपया का है? 500 करोड़। और पॉइंट नंबर 3 लिखो, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट दोनों का अप्रूवल चाहिए ना। दोनों का अप्रूवल चाहिए, हो गया। नेक्स्ट क्या मार्क किए थे हम लोग? हाँ एएफएस, ऊपर आ जाओ। पॉइंट नंबर डी, एएफएस वहां पे लिख लो बड़ा बड़ा करके 112 आर्टिकल। बोलोगे मैम लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में, देखना खुद हाथ से लिखो आर्टिकल 112 कॉमा 10 पेज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ना इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो गवर्नमेंट किसको प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट को। तो बेसिकली एएफएस क्या है? एएफएस में वही 3 अकाउंट हम लोग दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड और पब्लिक और कॉन्टिजेंट, ठीक है। सो इट्स डिवाइडेड इनटू 3 अकाउंट्स, यू नो इट ऑलरेडी, 3 पार्ट्स। हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या पढ़े थे? डिमांड फॉर ग्रांट्स, पॉइंट नंबर ई, वहां लिखो 113, आर्टिकल 113।
याद है मैंने आपको बोला था हर एक डिपार्टमेंट कितना डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट करता है, 1। लेकिन अगर लार्ज मिनिस्ट्री हुआ तो मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा भी अलाउड है। तो मार्क करो 1 डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड ना फॉर ईच डिपार्टमेंट, पॉइंट नंबर 1। हाउएवर अगर लार्जर मिनिस्ट्री है तो मोर देन 1 कैन बी प्रेजेंटेड। और पॉइंट नंबर 3 मार्क करो, यहां पे क्या हो रहा है, प्रोविजन कर रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 3 बेसिकली रिक्वेस्ट है, लिख लो रिक्वेस्ट। जो कहां प्रेजेंट होता है, क्या बोला था मैंने, लोकसभा, भूल गए, रिक्वेस्ट जो कहां प्रेजेंट हो रहा है, हाँ लिखो रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड इन लोकसभा। इसके बाद क्या होता है, ग्रांट कर दिया, अब हम लोग अप्रूवल किसमें मिलेगा, एप्रोप्रिएशन बिल। पॉइंट नंबर एफ, एप्रोप्रिएशन बिल। इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ दी फंड्स ना फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यस और नो। और ये भी कहां पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा। हो गया। एप्रोप्रिएशन बिल क्या बोला था बताओ, डिमांड फॉर ग्रांट में रिक्वेस्ट प्रेजेंट किए, अब पैसा विड्रॉ करने के लिए पावर किस में मिलेगा, एप्रोप्रिएशन बिल। फिर पॉइंट नंबर जी, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को मनी बिल भी बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, लिख लो वहां मनी बिल। और इसका आर्टिकल नंबर याद है ना, पीछे जाना था 110, वेरी गुड, कॉमा 110 आर्टिकल लिखो वहां पे। कॉमा इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, कॉमा इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, कॉमा और एक चीज लिखो, accompanied by a memorandum। मतलब अगर आप रेट वगैरह चेंज कर रहे हो ना टैक्सेस का, तो क्यों कर रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन कहां देते हो, मेमोरेंडम में। कॉमा किस लिए इंट्रोड्यूस होता है बताओ मुझे, न्यू टैक्सेस के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स के लिए, या एग्जिस्टिंग टैक्स को और कंटिन्यू करने के लिए बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब टाइम। लिखा, और फिर वहां लिखो पास्ड विद इन 75 डेज। अगर 75 डेज में पार्लियामेंट पास नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा, फिर वापस से पूरा प्रोसेस फ्रेश चालू हो जाएगा। हो गया, देख लो सारा पॉइंट हो गया ना, जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आर वी थ्रू विद दिस। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक जो बच गया है मेरा, वो क्या है मैं आपको बता रही हूं, यहां से नहीं करेंगे, पहले आप देखो ये जो बजट है ना, 2 क्लासिफिकेशन है इसका, बनाओ मेरे संग डायग्राम। कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, ठीक है। कैपिटल बजट में क्या आता है, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू पेमेंट। लिखो, कैपिटल बजट के पास लिखो क्रिएशन ऑफ एनी असेट और लाइबिलिटी, और रेवेन्यू बजट के पास लिखो डजंट क्रिएट्स एनी असेट और लायबिलिटी, कॉमा इंक्लूड्स ओनली जनरल
receipts and expenditure. इज इट डन? अब चलो इसका मतलब मेरे को कौन बताएगा, पूरा लिख लो। ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैंने आपको जो लिखवा दिया है। जो बजट होता है ना, उसका दो क्लासिफिकेशन होता है। क्या क्या बताओ? कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट का मतलब हुआ वो सारे खर्चे या वो सारे इनकम जिसकी वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट हुआ है या कोई लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, तो डैम कंस्ट्रक्शन एक असेट क्रिएट हुआ ना, एक बिल्डिंग खड़ा किया, एक असेट हुआ ना, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने लोन बोरो किया, मैंने क्या किया? लोन लिया, तो लोन मतलब क्या हो गया? कैपिटल रिसीट। लोन लेने से लायबिलिटी क्रिएट हुआ है क्या? हाँ, असेट क्रिएट हुआ है। लोन से लायबिलिटी हुआ है ना, लायबिलिटी हुआ है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से या तो असेट क्रिएट हो रहा है या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट। इट कैन बी आइदर कैपिटल रिसीट और इट कैन बी कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसीट का मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी? अरे अभी तो दिया, लोन को बोरो किया, लोन को बोरो किया बोला ना, तो पैसा आया ना हाथ में, और इसे लायबिलिटी क्रिएट हुआ ना, तो कैपिटल हुआ। लेकिन रिसीट हुआ कि एक्सपेंडिचर हुआ? रिसीट हुआ ना, आया। लेकिन मैंने बोला मैंने डैम कंस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ ना, क्योंकि पैसा का आउटफ्लो हुआ, और इससे क्या क्रिएट हुआ? असेट। So any transaction which leads to either creation of asset or liability is called as capital budget. When inflow is coming, that is called as capital receipt. When outflow is occurring, that is called as capital payment. Repayment of the loan क्या चीज का एग्जाम्पल है? वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था, उसको रीपे किया, कैपिटल पेमेंट। वेरी गुड, रीपेमेंट कर दे रहे हो ना, तो पैसा का आउटफ्लो हो गया, और इससे आपका लायबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया, तो कैपिटल क्या हो गया? पेमेंट। समझ रहे हो? यस और नो? तो एग्जाम्पल लिखो, वहां कहां है जगह? लिख पाओगे? कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल लिखो, कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल लिखो। चलो कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल लिखो। कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? लोन, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम, किससे लोन ले रहा है? आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट, यूएसए का प्रेसिडेंट से ले रहा है। लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किससे? फ्रॉम आरबीआई कॉमा वर्ल्ड बैंक, या फॉरेन गवर्नमेंट, या फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। समझ गए? क्लियर है? तुम एक गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है, तुमने अपना शेयर पता है किसको बेच दिया है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। तो इन दैट केस तुमको क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा शेयर बेचने से। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? कैपिटल रिसीट हुआ, ओनरशिप तुमने अपना बेच दिया। हैव यू हर्ड अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट? व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो डिसइन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं ना। गवर्नमेंट अपना ओनरशिप क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। जैसे नहीं हुआ था क्या? टाटा में हुआ, सेल में हुआ। टाटा तो प्राइवेट है, सेल घेल, सेल भेल गेल, इन लोग अपना जो है सारा शेयर्स कुछ कुछ परसेंटेज किसको बेच दे रहा है? प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना, तो उससे उसको रुपया आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या हुआ? कैपिटल इनफ्लो। तो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल किसका? कैपिटल रिसीट का। पेमेंट का हुआ? रिसीट हुआ ना। एक तो लोन लिया, लोन लिया, और दूसरा क्या? डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट। लिखो, शेयर बेचोगे तो रुपया कमाओगे ना, कि दे दोगे? शेयर भी दे दोगे, रुपया भी दे दोगे। तुम गवर्नमेंट हो, तुम शेयर बेच रहे हो, तुम्हारे पास क्या है? रुपया आया ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट कॉमा रिकवरी ऑफ लोन। तुम भी तो लोन दे सकते हो, तुम खाली लोगे क्या? इंडिया हो तो खाली लोगे क्या? देते भी तो होगे। हो सकता है तुमने किसको लोन दिया? श्रीलंका को, श्रीलंका को लोन दिया। श्रीलंका का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ना, तो अब श्रीलंका तुमको वापस से क्या कर रहा है? रीपेमेंट कर रहा है। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? रुपया आ रहा है ना, तो लिखो रिपेमेंट ऑफ लोन। 3 एग्जाम्पल दिया है कैपिटल रिसीट का। क्या क्या बोलो? एक तो जब लोन खुद ले रहे हो तो रुपया आ रहा है, या किसी को दिया हुआ लोन वापस आ रहा है तो भी रुपया आ रहा है, या अपना शेयर वगैरह बेच दे रहे हो तो भी रुपया आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिखो एग्जाम्पल। अपने आप लिख लोगे, बोलो। अरे अभी तो बताया, लोन देना। हाँ, एडवांसिंग लोन लिखो, एडवांसिंग लोन, या किसी का लोन को आप चुका दे रहे हो। एडवांसिंग लोन, क्रिएशन ऑफ असेट। वेरी गुड, क्रिएशन ऑफ असेट,
क्रिएशन ऑफ असेट, क्रिएशन ऑफ असेट, दैट्स इट। कर लोगे ना मैनेज? क्या कर रहे हो, लिख क्यों नहीं रही हो? हो गया। रेवेन्यू बजट में आओ, बताओ। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है? जो गवर्नमेंट अपना डे टू डे खर्चा को मेंटेन करने के लिए करता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। जैसे डिफेंस को सैलरी देना है, मिलिट्री को सैलरी देना है, सब क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम क्या होगा बताओगे? गवर्नमेंट बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गवर्नमेंट का डिविडेंड इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। टैक्स इनकम इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, है ना? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट कैन बी टू टाइप्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। जो मैंने इंटरेस्ट कमीशन बोला वो क्या है? नॉन टैक्स। टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हो गया? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट क्या हो गया? जीएसटी। कुछ समझे मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों? क्लियर है? लिखो, अभी और समझ में आएगा। कैपिटल वाला समझ में आ गया ना? उसमें असेट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या? हाँ। रेवेन्यू में सैलरी दे रहे हो तो असेट बन गया क्या तुम्हारा? लायबिलिटी बन गया क्या? रिड्यूस हुआ है क्या? कुछ नहीं ना, वो तो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए खर्चा हो रहा है। तो जहां कोई एसेट या लायबिलिटी का क्रिएशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल लिखो। हाँ, रिड्यूस तो हो रहा है ना, तो आइदर क्रिएशन और रिडक्शन। तो तुम ऐड कर लो, वहां कंफ्यूज हो रहे हो तो क्रिएशन और रिडक्शन लिख लो। ऊपर में क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और लायबिलिटी लिखा था ना, क्रिएशन ऑब्लिक रिडक्शन भी लिख लो। ठीक है? अभी तो कॉपी तो है ही, तुम लोग क्यों नहीं लिखा कॉपी में? कब लिखोगे? अभी तो डिक्टेशन दे रही हूं, लिखो। अब रेवेन्यू रिसीट है ना, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल लिख रहे हैं ना। रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल को क्लासिफाई करो दो हेडिंग में, लिखो टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मेरा टेबल फॉलो करो। रेवेन्यू रिसीट अलग से हेडिंग दो, रेवेन्यू रिसीट का दो ठो बाइफर्केशन करो, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स का एग्जांपल लिखो, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, और क्या बोला? एक टैक्स और बोला था ना, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है जानते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है ना? जीएसटी तो क्या हो गया? विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया ना। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? इंटरनेशनल ट्रेड में। और क्या लिखा? कॉरपोरेशन टैक्स। सेस वगैरह के बारे में सुने होगे, सेस, सरचार्ज, ये सब क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू बताओ, अभी मैंने बताया था। गवर्नमेंट जो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है उससे उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड, इंटरेस्ट। तुमको लोन दे रखा है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो लिखो नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल, इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, कमीशन। कमीशन वगैरह मिलता रहता है ना गवर्नमेंट को, लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट एटसेट्रा। प्रॉफिट किसका? पीएसयूज का। गवर्नमेंट पीएसयू चलाता है ना, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हो गया यहां तक? सो दिस कंप्लीट्स योर रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू पेमेंट लिखो। रेवेन्यू पेमेंट का एग्जांपल लिखो। रेवेन्यू पेमेंट का एग्जांपल कौन मुझे बताएगा? आप बताओ अपने आप। रेवेन्यू पेमेंट, हाँ, सैलरी, सैलरीज पेड। लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, वेरी गुड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। सैलरी वगैरह किसको दे रहे हैं? डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग डिफेंस। ठीक है? सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड फॉर मेंटेनिंग डिफेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट का होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, खर्चा वगैरह। क्लियर है? वेरी फ्यू ऑफ यू आर राइटिंग, आई एम वेरी मच सरप्राइज टू सी। डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंडिचर टू मेंटेन डिफेंस, एक्सपेंडिचर टू मेंटेन डिफेंस। हो गया यहां तक? चलो अब देखोगे कितना आसान लगेगा। देखो रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर दिया है यहां पे। मैट में आ जाओ। अब मैट में मैं खाली आपको दिखा रही हूं कि हम लोगों ने सब कवर कर लिया, यहां से पढ़ने का दरकार नहीं है। देखो रेवेन्यू का मतलब क्या? कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं।
तो देख लो लिखा हुआ है एनीथिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ असेट, है ना, इज ट्रीटेड एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and which does not creates any liability, that is called as what, revenue income. example क्या, सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट, है ना. कैपिटल रिसीट में क्या बोला है, क्या क्रिएट होगा, असेट क्रिएट होगा ना, यस और नो. ठीक है, जैसे मारुति, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या कर अपना शेयर्स बेच रहे हैं ना, तो वही बोल रहा, मारुति का एग्जांपल दिया है. क्लियर है ये सब. अब ये सारे एग्जांपल्स वगैरह वही सेम. अब ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके, वापस इन लोग रिपीट किया, पता नहीं किस लिए. देखो इधर आओ. रेवेन्यू बजट खाली क्या रिकॉर्ड करेगा, बोलने का दरकार है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैंने तो तुमको बजट का 2 पार्ट लिखवा दिया है. कैपिटल बजट खाली क्या रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. और कैपिटल रिसीट के अंदर क्या क्या आएगा, लोन फ्रॉम आरबीआई, लोन फ्रॉम पब्लिक, मैंने तुमको ज्यादा बताया, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बोला था ना, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं लिखवाया था. और एक्सपेंडिचर बजट के अंदर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दो जो बजट वगैरह प्रेजेंट होता है ना, 2 हेडिंग में होता है, एक प्लान बजट, एक नॉन प्लान, एक मेरा प्लान एक्सपेंडिचर, एक मेरा नॉन प्लान, और कुछ है नहीं इसमें सच. अब रेवेन्यू बजट का एग्जांपल बोल रहा है जिससे कोई ना तो असेट क्रिएट हो रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है. रेवेन्यू रिसीट, इट कैन बी टैक्स और नॉन टैक्स, सब लिखवा दिया है तो मैंने. टैक्स में बोल रहा है जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, सेस लेविड. नॉन टैक्स में क्या बोल रहा है, देखो, डिविडेंड इनकम, है ना. तो पूरा मैंने तुमको इसीलिए एकदम यहाँ पे कितना घटिया तरीके से दिया है, मैंने तुमको क्या बना के दे दिया है, चार्ट. वो चार्ट से कर लोगे. ये देखो, ये तीनों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सेम चीज बार बार लोग दोबारा रिपीट कर रहा है, पागल हो गया और कुछ नहीं. क्लियर है. तो ये कंफ्यूजिंग है, खाली डायरेक्टली कहां से करोगे, मेरा नोट्स से. अब 2 फॉर्मूला लिखो. अब देखो वापस से दे दिया, रेवेन्यू रिसीट, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, किया है ना हमने. फिर से दे दिया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंफ्यूज नहीं हो जाएगा बच्चा, ये क्या कर क्या रहा है. आपको सिंपली क्या फॉलो करना है, मेरा चार्ट. कर लोगे मैनेज. चलो अब एक फॉर्मूला लिखो, फिस्कल डेफिसिट. राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा पहले एक डेफिनेशन लिखो. तो व्हेन, कट इट, फिस्कल डेफिसिट कट करो, एक डेफिनेशन लिखो. व्हेन गवर्नमेंट expected expenditure exceeds expected inflow, exceeds expected income बोल लो या inflow बोल लो, कुछ भी, expected income, we call it as budgetary deficit. We call it as budgetary deficit. We call it as budgetary deficit. Next point number 2. उसी के नीचे next point. The method of financing deficit budget, the method of financing deficit budget is called as deficit financing, is called as deficit financing, which is done by issue of new currency notes by RBI, which is done by issue of new currency notes, by RBI or taking loan from World Bank, ठीक है, समझ गए. जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मान लो गवर्नमेंट ने सोचा इस बार 10 करोड़ लगेगा, बट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आया ना बजट में वो खाली 8 करोड़ का आया, तो कितना से डेफिसिट हो गया, 2 करोड़ से. तो इसको क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट. अब ये 2 करोड़ को फुलफिल करना होगा ना, नहीं तो हम लोग अपने आने वाले साल का एक्सपेंडिचर कैसे मीट करेंगे. तो गवर्नमेंट इसको फिल कैसे करता है, या तो आरबीआई को बोलेगा नया नोट छापो, या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग. व्हेन यू आर फाइनेंसिंग योर डेफिसिट बजट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट फाइनेंसिंग.
कोई दिक्कत है यहाँ? अब डेफिसिट बजट हो गया, क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखो, सेम एज डेफिसिट बजट ओनली, खाली यहाँ पे लोन्स और रिकवरीज जो होता है वो ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ऊपर में कितना था मेरा 10 करोड़ था ना एग्जाम्पल में, वही तो, यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आएगा क्या? हाँ, जिससे क्या माइनस करोगे, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम में क्या क्या इनकम होता है, रेवेन्यू रिसीट आता है, प्लस सारे कैपिटल रिसीट नहीं लेना है, खाली क्या बोला, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट। सारे कैपिटल रिसीट नहीं लेना, कौन कौन सा रिसीट लेना है, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, लिख लो, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, सम्स आता है इसके ऊपर। कॉपी में लिख लो ये फॉर्मूला, सम्स करेंगे एक तो इसके ऊपर। और जनरली फिजिकल डेफिसिट किसमें एक्सप्रेस किया जाता है हर समय, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो राइट डाउन वन मोर लाइन, फिजिकल डेफिसिट इज एक्सप्रेस्ड ऑलवेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब देखो ना, यहां पे एक सम्स दिया है, बहुत इजी है, सॉल्व किया हुआ है, अलग अलग साल का दिया हुआ है, ऐड करके आपको निकालना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल करके ही तो आता है टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों ऐड करोगे क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। फिर वैसे अब रिसीट का बात करें, रिसीट में दोनों आता है ना, रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट दिया हुआ है जिसमें से लोन रिकवरी इतना है और डिसइन्वेस्टमेंट का रिकवरी इतना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट में आप कैपिटल वाला इंक्लूड करोगे क्या, नहीं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस क्या, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम, कैपिटल वाला इंक्लूड नहीं करोगे। तो देख लो ना, रेवेन्यू इनकम कितना था, रेवेन्यू रिसीट इतना था ना, 1 कितना है बताओ, 1 करोड़ सॉरी 14,35,233, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 18,78,833। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18,78,833 माइनस 14,35,233 आ जाएगा ना, यस और नो। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए आप खाली किसको कंसीडर करोगे, रेवेन्यू वाला इनफ्लो, रेवेन्यू वाला आउटफ्लो ना, यस और नो। टोटल बोलेगा तो टोटल करना, और कैपिटल डेफिसिट बोलेगा तो अगेन खाली क्या लोगे, कैपिटल वाला। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड व्हाट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी देख लो कितना, उसका परसेंटेज निकाल लेना। अब फिजिकल डेफिसिट निकालने बोल रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा, अभी तो ऊपर फॉर्मूला किया, टोटल क्या एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है दिया हुआ ये रहा, माइनस क्या बोला था, माइनस क्या क्या था पढ़ो, माइनस माइनस क्या क्या, रेवेन्यू रिसीट है ना, तो माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन है ना, माइनस कर दो, और माइनस क्या था अदर रिसीट, तो अदर रिसीट ये रहा, तो नहीं निकल जाएगा फिजिकल डेफिसिट, आ गया फिजिकल डेफिसिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। वेरी सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो एक टेबल मैंने कराया, बाकी खुद से नहीं कर लोगे, डेटा दिया रहेगा आपको निकालना है, समझ में आया। चलो एक सम करो, तो ये रहा। अच्छा एक फॉर्मूला और ऐड करो वहां पे, रेवेन्यू डेफिसिट लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी लिख लो ना, फॉर्मूला एक जगह रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस क्या, रेवेन्यू रिसीट। डेफिसिट होता कब है, जब एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो इसमें कैपिटल लोगे क्या, नहीं लोगे ना, खाली क्या लोगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। और प्राइमरी डेफिसिट पता है क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट जो निकाल लिए ना, फिजिकल डेफिसिट तो आपको आता है निकालना, उसमें से खाली इंटरेस्ट को लेस कर देना, खाली किसको लेस कर देना, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो और एक फॉर्मूला लिखो, पॉइंट नंबर 3, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब देखो ये वाला एक सम है, करे सॉल्व साथ में, यही सेम टू सम एग्जाम में आता है। सबसे पहले लोग रेवेन्यू डेफिसिट निकालने बोला है, बताओगे बिना देखे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट दिया है, खाली यही दो को तो उठाओगे, माइनस कर दोगे, कैलकुलेटर में बताओ कितना आ रहा है, 2250 माइनस 17750,
4500 आ रहा है, तो आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली क्लियर, रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट समय बोला फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या करते हैं, सारा एक्सपेंडिचर ऐड करोगे तो उसमें दोनों आएगा ना, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, यानी ये आएगा प्लस क्या आएगा, ये एक्सपेंडिचर भी ऐड करोगे ना, सॉरी 22,250 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल कितना है 28,000, माइनस क्या लेस करोगे बताओ, रेवेन्यू रिसीट लेस करना है, हाँ, और क्या लेस करना है, लोन्स वाला बोरोइंग्स कितना 12,500 है ना, यस और नो, क्लियर है। कैपिटल रिसीट, नेट ऑफ बोरिंग डायरेक्टली ले लो ना, नेट ऑफ बोरिंग दे रखा है, हम लोग को तो बोरिंग्स भी इसमें करना होता है ना लेस, तो अलग से तो दिया हुआ नहीं है ना, ये तो खाली बोरिंग्स का फिगर है, अदर रिसीट भी नहीं है, तो हमें तो पूरा ही रिसीट लेना है, और बोरिंग्स लेस करके दिया हुआ तो डायरेक्टली आप यही वाला ले लो ना, समझ रहे हो, तो आ जाएगा। तो देखो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने ऐड किया, माइनस क्या किया रेवेन्यू रिसीट, माइनस क्या किया कैपिटल रिसीट। कोई डाउट है? प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या करना है, जो फिस्कल डेफिसिट आया है कितना आया 12,500 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 5,000, कोई दिक्कत है? कितना इजी है बताओ, निकल जाएगा। तो ये सेम सम आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लोगे एग्जाम में आएगा तो मैनेजेबल। सो योर चैप्टर इज ओवर, दैट्स इट। So how was this chapter? We have completed one more chapter today. So today's class was a lengthy one. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब हमारा 2 चैप्टर सिर्फ बचा है एंड मैक्रो इज ओवर। एनवायरमेंट हो चुका है ओवर, एंटरप्रेन्योरशिप हो चुका है, डू यू रियलाइज दैट? मैक्रो ऑलरेडी डन, मैक्रो में सिर्फ 2 चैप्टर बचा है, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑफ इन दिस वीक ओनली। ओके, चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।